हेलो, नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ, महावीर समता संदेश चैनल से। आज दोस्तों फिर मैं आ गया हूँ आपके सामने। आज बात करेंगे दोस्तों दो न्यायाधीशों की। एक पूर्व न्यायाधीश हैं, एक अभी इलाहाबाद के न्यायाधीश हैं, जिन्होंने अभी कल एक बहुत ही बेतुका बयान दिया है। और एक बात करेंगे, सीरिया में जो विद्रोही गुट थे उनका कब्जा हो गया है। लेकिन कब्जा होने के बाद एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। वो प्रश्न क्या है और उस पर अपन बात करेंगे। उसके पहले की बातचीत शुरू करें। मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि हम जब भी नया वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, लोगों को और फॉरवर्ड करें, शेयर करें लोगों के साथ, और बताएं कि उनको हम अच्छे वीडियो बना रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो इस अपील के बाद मैं बात करना चाहता हूं। जस्टिस नरीमन जो पूर्व जस्टिस हैं, उन्होंने ये कहा है कि अयोध्या राम मंदिर का जो फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया 5 जजों की सीट में, और उसमें न्याय का उपहास उड़ाया गया है। मतलब वो जो फैसला था वो कानून सम्मत नहीं था, संविधान सम्मत नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जस्टिस नरीमन ने एक कार्यक्रम में ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस आर.एफ. नरीमन ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में शीर्ष अदालत के 2019 के फैसले पर सवाल उठाया है, और उन्होंने इस फैसले को न्याय का उपहास बताया और कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से न्याय नहीं करता। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान विषय पर आयोजित व्याख्यान में जस्टिस नरीमन ने कहा, देश भर के में अब ऐसे केस सामने आ रहे हैं, मस्जिदें ही नहीं दरगाहों के खिलाफ भी वाद देख रहे हैं। यह सब सांप्रदायिक वैमनस्य को जन्म दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या के फैसले में एक सकारात्मक बात यह थी, पहलू यह है कि इसमें वर्शिप एक्ट 1991 को बरकरार रखा गया है। लेकिन दोस्तों, इस 1991 के बराबर के जो को बरकरार रखा गया है, ये जो एक अच्छी खबर बता रहे हैं, मतलब अच्छी बात बता रहे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और उसकी पेशी है 12 तारीख को। तो अब देखना होगा कि ये सकारात्मक पहलू अब सकारात्मक रहता है या नकारात्मक हो जाता है। ये 12 तारीख की सुनवाई पर पता लगेगा। अब इसी तरह एक और जज साहब है, शेखर कुमार यादव। ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज है। वो तो पूर्व जस्टिस थे, ठीक है, चलो उन्होंने कोई बात कही, हालांकि उन्होंने तो संविधान सम्मत बात ही कही। लेकिन ये जो शेखर कुमार यादव हैं,
ये हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं और ये कह रहे हैं कि बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुरूप ही चलेगा देश। तो ये बिल्कुल विरोधाभासी बात है। वो जहां जस्टिस नरीमन धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उस कसौटी पर खरा नहीं उतरता मानते हैं, वहीं ये शेखर कुमार यादव कह रहे हैं कि बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा देश। अब ऐसे बयान देने वाले एक जज के बारे में क्या कहा जाए? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के नेता हैं? ऐसे कोई सिटिंग जज विश्व हिंदू परिषद के में कैसे जा सकता है? ये सवाल कई वकीलों ने भी उठाया है और जजेस ने भी उठाया है कि कोई एक जज जो है विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस जो सीधा सीधा राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके कार्यक्रमों में कैसे जा सकता है? और जाना तो ठीक है, पर वहां जाने पर इस तरह के भड़काऊ बयान कैसे दे सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब ये इसके ऊपर कुछ न कुछ निर्णय तो कोर्ट को करना ही चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और इस बात को तय करना चाहिए कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसे फैसले ले सकता है क्या। फिर ये आगे उन्होंने कहा, बयान दिए में आगे उन्होंने कहा है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर सुमन यादव ने कहा कि हिंदू मुसलमानों से ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वे उनकी संस्कृति का पालन करें, बल्कि वे केवल इतना चाहते हैं कि वे इसका अनादर न करें। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम समान नागरिक संहिता यूसीसी विषय पर बोलते हुए न्यायमूर्ति यादव ने कहा कि कई पत्नियां रखने, 3 तलाक या हलाला का कोई बहाना नहीं है, ये प्रथाएं अब नहीं चलेगी। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि देश हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की इच्छा के मुताबिक चलेगा। ये कानून है, कानून यकीनन बहुसंख्यकों के मुताबिक काम करता है। समाज के संदर्भ में देखें तो कानून बहुसंख्यक के कल्याण और खुशी के लिए पाबंद है, फायदेमंद है। तो ये जो बयान है, ये मतलब और भी बहुत सारी बातें कही उन्होंने, खैर, लेकिन मैं इसको यहीं तक रखता हूँ। और ये प्रश्न है कि क्या देश संविधान से चलेगा या बहुसंख्यकों के फायदे के लिए चलेगा? संविधान में अल्पसंख्यकों के बिल्कुल अलग अधिकार दिए हैं। अनुच्छेद 30 में उनको अल्पसंख्यकों को संस्थाएं बनाने, शिक्षा देने और धार्मिक शिक्षा देने के भी प्रावधान है। अब आप ये अगर आप कहेंगे कि बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा तो अल्पसंख्यकों का क्या होगा? अल्पसंख्यकों मतलब हमारा संविधान तो ये कहता है कि अल्पसंख्यकों के भी अपने अधिकार हैं और वो उनको प्रोटेक्ट करना संविधान का और न्याय का कर्तव्य है। जब अब इसमें बड़ी उलझन हो गई है,
तो इसको देखना पड़ेगा। और हम तो कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इसके का संज्ञान ले और ऐसे जज साहब को भी दंडित करने का काम करे। अच्छा, अब दूसरी खबर पर आते हैं कि एच टी एस मतलब हयात तहरीक अल शाम, जिसका नाम एच.टी.एस हो गया, के लड़ाके विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। और इसमें मतलब मोहम्मद जिलानी, इसमें आईएस के हैं, अलकायदा के हैं, कुर्द भी हैं और कई तरह के गुट इसमें शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर के एक बार यसद सरकार को हटा दिया वहां से और कब्जा कर लिया। और वहां के प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने बयान दिया था कल कि भाई मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं कहीं भाग नहीं रहा और मैं शांति से ये पावर ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूँ। तो अब ये है कि अमेरिका ने अपने समर्थन से इराक, लीबिया और ट्यूनीशिया में सरकार बदली थी। उस समय सीरिया में भी प्रयास किया गया लेकिन सफल नहीं हुआ। अब जाकर सफलता मिली है। 2011 से वहाँ पर गृह युद्ध चल रहा था। 2016 में बड़ी मुश्किल से उसको रूस और ईरान के सेनाओं ने कार्रवाई करके उनको भगाया और अल्लप्पा और ये शहर जिन पे उन्होंने कब्जा कर लिया था वो खाली करवाए। अब इनको तो सीरिया में तो तख्ता पलट गया, और सीरिया में ही नहीं पलटा है तख्ता, भारत के आसपास नजर डालें तो इमरान खान की कुर्सी छीन ली। श्रीलंका और बांग्लादेश में भी यही हश्र हुआ। जिसने भी अमेरिका की सत्ता को चैलेंज किया या उसकी बात नहीं मानी, मतलब बांग्लादेश में अगर ये जो खालिदा जिया जो है, अगर इसने बात मान ली होती, एक टापू मांगा था वो दे दिया होता, तो उनकी सत्ता नहीं जाती। लेकिन नहीं मानी तो उन्होंने वहाँ भड़काया आंदोलन और उसको सत्ता से अलग कर दिया। यह बात पक्की हो गई है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अमेरिका को भगा दिया। उसके पहले वियतनाम ने भी अमेरिका को भगाया, से भागना पड़ा था। अब अमेरिका ईरान के अयतुल्ला खुमैनी को हटाने की अपनी चाल चल चुका है। उससे रूस में भी पुतिन उनके आंख में खटक रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन को अखाड़े में वो खड़ा करके अपने और नाटो देशों के हथियारों का उपयोग कर रहा है। पुतिन को निपटाने के बाद उत्तरी कोरिया और चीन की तरफ रुख करेगा। पर मैं इसके बीच में ये भी कहना चाहता हूँ कि अमेरिका की आंखें तुर्की के ऊपर भी लगी हुई है। तुर्की का जो राष्ट्रपति है अर्दोगान, वो भी अमेरिका को कभी कभी आंखें दिखाते हैं। तो हो सकता है कि वो मतलब उधर न जाए, पहले ईरान वीरान और पहले तुर्की की तरफ ही बढ़ जाए, क्योंकि वो कुर्द सेना को अमेरिका पूरी सपोर्ट कर रहा है। और कुर्द जो है तुर्किस्तान के खिलाफ है, टर्की के खिलाफ है टर्किस्तान। चीन की तरफ रुख करेगा, बाकी संसार पर उसका कब्जा है ही। लौट के फिर सीरिया पर आते हैं। अल कायदा का अब सवाल, मतलब कब्जा तो हो गया सीरिया से, असद सरकार गिर गई, हट गई। अब सवाल यह है कि वहां पर राज कौन करेगा। अल कायदा सवाल पैदा हो गया है कि सीरिया पर होने वाले के कब्जा होने के बाद राज कौन करेगा।
क्योंकि यहाँ बहुत सारे गुट जो लड़ाके हैं उसमें बहुत सारे गुट है। मैंने अभी आपको बताया अलकायदा अलग है, वो इजरायली सेना अलग है, अमेरिका के लोग भी हैं वहाँ पर। तो क्योंकि विद्रोही गुटों में बहुत सारे अलग अलग तंजीमें हैं और अलग अलग देश तो है ही। जैसे इजराइल इजराइल भी है वहाँ पर। तो इजराइल ने क्या किया है कि गोलन पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया, 25 किलोमीटर अंदर घुस गया। अब अमेरिका अंदर घुस गया और बैठ गया वहां जाके। अमेरिका है, जैसे अमेरिका ने आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला करना शुरू कर रखा है। मतलब सत्ता गिर गई फिर भी लड़ाई जारी है, ये एक बड़ी बात है। और अब आपस में जो जिन्होंने मिलकर के सत्ता गिराई थी वो आपस में लड़ रहे हैं। जैसे अमेरिका और ये आईएसआईएस, अमेरिका का सहयोग था ना इन लड़ाकों को, तभी तो वहाँ ये जीत पाए। तो अब अमेरिका जो है आईएसआईएस पे हमला कर रहा है, उसके ठिकानों पर हमला कर रहा है और उनको वहां से खदेड़ने की कोशिश में है। अमेरिका के 900 सैनिक जो है सीरिया में पड़े हुए हैं अभी भी। मतलब उनका पूरा एक अड्डा था वहाँ पे, जैसे रूस का भी अड्डा था वहाँ पे, ईरान का भी है। तो ये इसी तरह से जो है अब कुर्दिश सेना भी है वहाँ पे। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में कुर्दिश सेना अमेरिकी मुख्य स्थानीय साझेदार बनी रही। अमेरिका की साझेदार थी और वहाँ पर उसको हटाने में साथ थी। कुर्द लड़ाके अभी भी अपने पुराने दुश्मन तुर्की के से जूझ रहे हैं, जिन्हें तुर्की कुर्द अलगाववादी विद्रोह से जुड़ा मानते हैं। तो एक तरफ तो तुर्की और अमेरिका और ये आईएसआईएस के लड़ाके, मतलब एसटीएस के लोग मिलकर के सीरिया की सरकार, जो असद सरकार थी, उसके खिलाफ लड़ रहे थे, उसको हटा दिया। अब ये कुर्द और तुर्क के बीच में झगड़ा हो रहा है, अमेरिका और आईएसआईएस के बीच में झगड़ा हो रहा है। इजराइल ने 25 किलोमीटर को हथिया लिया है। तो अब ये एसटीएस जो है, एसटीएस ने कहा है कि हम यहाँ हमने कब्जा कर लिया है, लेकिन अब हम इजराइल की ओर बढ़ेंगे, अब हम इजराइल को छोड़ेंगे नहीं। तो अब ये जो 25 किलोमीटर कब्जा कर लिया है वो भी छुड़ाएंगे और शायद उसके ऊपर और। तो अब ये और इजराइल जो, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। तो ये जो बड़ी मतलब गुत्थी ऐसी उलझी है कि कौन किसके साथ रहेगा और कौन उस पे वो देश चलाएगा, ये समझ नहीं आ रहा। तुर्की है, तुर्की की सेना ने सीरिया की सीमा के अंदर जाकर कई सेना ऑपरेशन किए, जिनमें अधिकतर सीरियाई कुर्दिश नेतृत्व वाली सेना के खिलाफ रहे हैं। तुर्की अब भी सीरिया की उत्तरी सीमा पर प्रभावी रूप से नियंत्रित रखता है। तो ये जो सारे देश हैं, ये गुट जो हैं, अलग अलग कई गुट हैं वहाँ पे, सीरियाई आर्मी भी है और दूसरे भी हैं। तो ये अब इनमें आपस में झगड़ा होगा, युद्ध होगा। उधर रूस जो है अपने वो जो उनके अड्डे हैं, सैनिक अड्डे और पोर्ट पे जो उनके जो जहाज पड़े हैं उनको निकालने की उसमें लगा हुआ है। तो अब देखना है कि ये क्या शेप लेता है। अभी कुछ पता नहीं है कि सीरिया क्या शेप लेगा। क्या अलग अलग देश बन जाएंगे ये सारे और सीरिया टूट जाएगा कई मुल्कों में, या सीरिया एक रहेगा और कोई एक शक्ति इसके ऊपर काबिज हो जाएगी, या रिजिम चेंज करके अमेरिका जो है पीछे से वहाँ से चलाएगा। ये सब चीज़ें अभी भविष्य के गर्भ में है, आएगी, जैसे जैसे सामने आएगी हम आपके सामने रखेंगे। तो इसी टिप्पणी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़
इसको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें। कमेंट और सुझाव, आपके कमेंट और सुझाव हमें और आगे बेहतर बेहतर करने का की ओर अग्रसर करेगी। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।